तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला भी नहीं हूँ। मैंने जवाब दिया। उस पर एतमाद करते हुए मैंने उसे सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया था। मैं पाकिस्तानी हूँ और नागराज के आदमी मुझे पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश रहा और फिर उसे तफसील से बताने लगा कि रास्ते में किस तरह मैं उनकी कैद से भाग निकला था और किस तरह बेला मुझे धोखे से नागराज के सामने ले गई थी। नागराज बहुत जहरीला आदमी है, अलका ने कहा। कभी कभार उसकी कैद से कोई आदमी भाग निकलता है, इसी तरह तूफ़ान उठ खड़ा होता है। अब तक यूँ ही देखने में आया है कि उसकी कैद से भागने वाला कोई शख्स ज़िंदा नहीं बच सका। उसे पनाह देने वालों को भी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दी, मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा। लगता है तुम कोई चोट खाई हुई हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का खौफ नहीं कि नागराज के आदमियों को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चल गया तो वो तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे? मैं जानती हूँ, अलका ने जवाब दिया। आज दिन में मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। तुमने आधी रात तक नागराज के आदमियों को पूरे शहर में नचाए रखा। तुम जैन मंदिर में ही गए थे और इसके 2 आदमियों ने वहाँ तक तुम्हारा पीछा किया था। तुम तो वहाँ से भाग गए, लेकिन उन्हें शुबा था कि बाजारियों ने तुम्हें मंदिर में किसी जगह छुपा रखा है। तुम्हारे पूछने के लिए तो उन्होंने एक बाजारी पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इन दोनों को पता भी चला कि तुम किसी तरह मंदिर से निकल गए थे और उनकी कार लेकर भाग निकले थे। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। गुज़िश्ता रात तुमने एक बंगले के सामने जिस औरत की कार छीनी थी, वो पुलिस के डीएसपी की बीवी है और इसके बाद तो पुलिस भी तुम्हारी तलाश में सरगर्म हो गई थी। रात भर शहर में हंगामा रहा। कई ऐसे लोगों को पकड़कर बंद कर दिया गया जिन पर तुम्हें पनाह देने का शुबा हो सकता था। आज दिन भर भी तुम्हारी तलाश जारी रही। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते रात ही को बंद कर दिए थे। कोई शख्स पुलिस या नागराज के आदमियों की नज़रों में आए बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकता। सुना है नागराज पागल हुआ फिर रहा है। तुम पहले आदमी हो जो अभी तक उसके हाथ नहीं आ सके। उसने तो ये ऐलान भी करवा दिया है कि किसी ने अगर तुम्हें पनाह दे रखी है तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे, बसूरत दीगर उसे भी तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बावजूद तुमने मुझे पनाह दे रखी है, मैंने कहा। नागराज की धमकी बहुत वाज़ेह और वो ऐसी धमकियों पर अमल करने में भी नहीं हिचकिचाता। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुमने ठीक कहा था। मैं चोट खाए हुए हूँ। मेरे सीने में इंतकाम की ऐसी आग भड़क रही है जो नागराज के खून के छींटों से ही ठंडी हो सकती है। ओह, मैं चूक गया। इसका मतलब है तुम्हारे साथ कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जिस औरत का सुहाग लुट जाए उसके साथ उससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? अलका अग्निहोत्री ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मेरा सुहाग उजाड़ने वाला यही जहरीला आदमी है जिसे लोग नागराज कहते हैं। मेरे पति ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था और मैंने उसे वचन दिया था कि कातलों से उसकी हत्या का बदला ज़रूर लूँगी और मैंने अपने इस वचन का पालन ज़रूर करूँगी। मुझे वक्त का इंतज़ार था और मेरा ख्याल है वो वक्त अब आ गया है। तुम्हारे पति की नागराज से क्या दुश्मनी थी? मैंने पूछा। मेरा पति श्याम लाल पुलिस ऑफिसर था, अलका कहने लगी। हम 10 साल पहले जयपुर में थे। इन्हीं दिनों यहाँ माउंट आबू में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई थी। मरकज़ी हुकूमत को कुछ पुरस्कार सरगर्मियों की इतलात मिल रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आदमी पुरस्कार तौर पर हलाक हो जाता था। यूँ तो ऐसी वारदातें पूरे शहर में हो रही थी, मगर ज़्यादा लाशें नाकी झील के आसपास मिल रही थी। ये बहुत खूबसूरत झील है। इस इलाके की सबसे बड़ी तफरीगात तुमने देखा होगा। माउंट आबू शहर भी बहुत खूबसूरत है। पुरफ़िज़ा तफरीही मकामात इसके अंदर बहुत हैं। यहाँ कुछ कदीम तारीख़ी इमारतें भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर से आते हैं, लेकिन इन पुरस्कार वारदातों की वजह से ये शहर वीरान होने लगा। लोग इधर का रुख करने से घबराने लगे। मकामी पुलिस इन पुरस्कार लोगों का सुराग लगाने में नाकाम हो गई थी, जो ऐसी वारदातें करके खौफ व राज फैला रहे थे। मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए जयपुर से चंद पुलिस अफसरों को यहाँ भेज दिया गया था। इनमें मेरा पति भी शामिल था। इन पुलिस अफसरों के आने से पुरस्कार वारदातों का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया, लेकिन इन पुरस्कार लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात का सिलसिला जारी रहा।
उन्हीं दिनों नागराज सर उबार रहा था। शुरू में ये एक बदहाल साधु की तरह आदिनाथ मंदिर के सामने बैठा अपने जंतर मंतर के छोटे मोटे शुभदे दिखाकर भीख मांगा करता था। इसके गले में एक वक्त 1-2 सांप लटके रहते थे। हिंदुस्तान के साधु, जोगी, मंत्र और पंडित तरह तरह के शुभदे दिखाकर लोगों को मुतासर करते और अपनी झोलियाँ भरते रहते हैं। नागराज भी ऐसा ही साधु था। मेरा पति एक जिम्मेदार अफिसर था। वो ऐसे लोगों पर भी निगाह रखता था जो बज़ाहिर कुछ नहीं होते मगर अंदर से बहुत कुछ होते हैं। उसे नागराज पर भी शुबा हुआ था, इसलिए उसने नागराज की भी निगरानी शुरू करा दी थी। नागराज उस दौरान फुटपाथ से उठकर आदिनाथ मंदिर के अंदर पुजारियों के मंडल में जा पहुंचा। वहाँ उसने अपना एक रंग बना लिया। इन्हीं दिनों मंदिर का एक पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। उसकी लाश नाकी झील के करीब पहाड़ियों में पाई गई थी। उसे जहर देकर हलाक किया गया था। मुरलीधर का नाम वो पुजारी नागराज की सरगर्मियों के खिलाफ था, इसलिए शुबा था कि इसकी मौत में नागराज का हाथ हो सकता है। मेरे पति इस केस की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने नागराज को शुबा में गिरफ्तार कर लिया। नागराज ने मेरे शोहर को धमकियां दी कि वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, और फिर वही जो होता आया। जयपुर के एक आला अफसर के हुक्म पर नागराज को उस रात छोड़ दिया गया, और फिर उसके 2 महीने बाद आदिनाथ मंदिर का पुरोहित भी पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। उसकी लाश नाकी झील में तैरती हुई कश्ती में पाई गई थी। लाश बरहना थी और जिस्म पर इतने ज़ख्म थे कि उन्हें गिनना मुश्किल हो गया था। अलबत्ता चेहरे पर एक खराश तक नहीं थी। चेहरा शायद इसलिए सही सलामत छोड़ दिया गया था कि उसे आसानी से शनाख्त कर लिया जाए। पुरोहित की इस पुरस्कार मौत के फ़ौरन बाद ही नागराज ने अपने चेलों की मदद से आदिनाथ मंदिर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पुरोहित बन बैठा। पुराने ज़माने में जिस तरह राजवाड़े एक दूसरे की रियासतों पर कब्जे करने के लिए हमलावर होते थे, इस तरह मंदिरों पर कब्जा करने की रीत भी बहुत पुरानी है। बड़े बड़े मंदिर ना सिर्फ आमदनी और अयाशी के बड़े बड़े अड्डे हैं, बल्कि ये साजिशों के गढ़ भी हैं। आदिनाथ मंदिर तो बहुत कदीम और बहुत बड़ा है। ये मंदिर पहले जैन गिर्द आदिनाथ की यादगार के तौर पर तामीर हुआ था। उसकी तामीर में सफ़ेद मार्बल इस्तेमाल किया गया है। इसे काशीकारी और फ़न तामीर का एक बेहतरीन शाहकार समझा जाता है। इस मंदिर की आमदनी भी बेहिसाब है। मेरे पति को शुबा था कि आदिनाथ मंदिर के पुरोहित के पुरस्कार कत्ल में नागराज का हाथ है। उसे ये भी शुबा था कि नागराज कुछ और पुरस्कार सरगर्मियों में भी मसरूफ़ है। श्यामलाल ने इस रात मंदिर पर छापा मारकर नागराज और उसके चंद गिरगों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें पुलिस को पुजारियों की तरफ से कुछ मुज़ामत का सामना भी करना पड़ा था। नागराज के कमरे ख़ास की तलाशी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली थीं जिनसे एक तरफ ये साबित होता था कि वो वाकई किसी किस्म की पुरस्कार सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो दूसरी तरफ ये सनसनीखेज़ इंकशाफ भी हुआ था कि नागराज बहुत दूर तक हाथ पैर फैला चुका है। उसकी रसाई हुकूमत के अवानों तक पहुंच चुकी है। मेरा पति जानता था कि इस बार फिर नागराज की रिहाई के लिए ऊपर से कोई ऑर्डर आ जाएगा, इसलिए वो ऐसे किसी हुक्म के आने से पहले ही नागराज से कुछ उगलवा लेना चाहता था। इस मकसद के लिए उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। नागराज की गिरफ्तारी की खबर रात ही रात जयपुर और दिल्ली पहुंच चुकी थी। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही दिल्ली से हिंद सरकार का एक बहुत बड़ा ऑफिसर और जयपुर से राजस्थान का चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पहुँच गए, और फिर 1 घंटे बाद ना सिर्फ नागराज हवालात से बाहर था, बल्कि मेरे पति श्यामलाल को भी इख्तियारात से तजावज़ करने और पुरअमन और कानून पसंद शहरियों के ख़िलाफ़ गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। इतनी ज़िल्लत के बाद मेरे पति ने माउंट आबू ही में रहने का फ़ैसला किया था। उसने ये ऐद कर लिया था कि नागराज की असलियत को बेनकाब करके ही रहेगा। उसके साथ ही इन नेताओं और सरकारी अफसरों को भी नंगा करेगा जो इसकी पुरस्कार सरगर्मियों में शरीक थे। श्यामलाल ने बड़ी मेहनत से नागराज के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी मालूमात हासिल कर ली थीं जिनका इंकशाफ इस इलाके के पुरअमन लोगों के लिए बम धमाके से कम ना होता। श्यामलाल मज़ीद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक रात मुझे इत्तला मिली कि मेरा पति अस्पताल में पड़ा है। मैं श्यामलाल को देखकर कांप उठी। उसका जिस्म ज़ख्मों से चूर था। इतने ज़ख्म थे कि उन्हें गिनना मुमकिन नहीं था। चेहरे पर एक मामूली सी खराश भी नहीं थी। वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि 6 आदमी इसे अस्पताल छोड़ गए थे। श्यामलाल इन्हें इसी हालत में एक सड़क पर पड़ा हुआ मिला था।
शायद मेरे ही इंतज़ार में श्यामलाल की कुछ सांसें अटकी हुई थीं। उसमें बोलने या जिस्म के किसी हिस्से को हरकत देने की सकत नहीं थी। वो वीरान सी नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने वचन दिया था कि उसने इसकी ये हालत की है, उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी आगोश में दम तोड़ दिया। मैं समझ गई थी कि श्यामलाल का कातिल कौन हो सकता है। आदिनाथ मंदिर के पुरोहित की लाश भी इसी हालत में मिली थी। अपने पति की मौत पर मैंने कोई हंगामा नहीं किया, शोर नहीं मचाया, और शायद इसीलिए आज तक नागराज जैसे दरिंदे की नज़रों से बची हुई हूँ। मैं अपने पति के कातिल से इंतकाम लेना चाहती थी, इसलिए मैंने भी यहाँ से वापस जाने का ख्याल जहन से निकाल दिया। मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मैंने दुर्गा माता के इस वीरान खंडर के करीब ये ज़मीन ख़रीद कर छोटा सा आश्रम बना लिया। जयपुर के चीफ मिनिस्टर ने मुझे माली मदद की पेशकश की थी, जिसे मैंने कबूल नहीं किया। अलबत्ता उदयपुर की मीराबाई नामी एक नेक दिल औरत ने इस आश्रम के लिए माली इमदाद की पेशकश की तो मैंने इनकार न कर सकी। मैंने ये आश्रम इसी के नाम से कर दिया। मीराबाई का ताल्लुक़ ठाकर ख़ानदान से है। वो जागीरदार और विधवा औरत है। साल में एक मरतबा चंद रोज़ के लिए यहाँ आती है। यहाँ उसने शानदार महलनुमा बंगला बनवा रखा है। उसकी तरफ से मुझे आश्रम के लिए 2 लाख रुपए सालाना मिलते हैं, लेकिन इतने अखराजात नहीं हैं। पहले तो यहाँ बहुत से साधु, सारी विधवा और बेसहारा औरतें रहती थीं, लेकिन फिर उनकी तादाद कम होती चली गई। पुलिस यहाँ आने वाली औरतों को धमकाती है, और मैं जानती हूँ ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा। उनका ख्याल है कि मैं यहाँ आने वाली औरतों को नागराज या हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़काऊँगी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे नागराज के आदमियों या पुलिस को मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का मौका मिल सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने पति की मौत या उसकी आत्मा से किए हुए वचन को भूल चुकी हूँ। मेरा सीना तो आज भी इंतकाम की आग से सुलग रहा है। मैं इंतकाम लिए बग़ैर इस दुनिया से नहीं जाऊँगी। अभी तुमने कहा था कि तुम्हारा इंतकाम लेने का वक्त आ गया है, इसका क्या मतलब है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी मदद करके तुम ये तो नहीं समझ रही कि तुम मेरे ज़रिए से नागराज से अपना इंतकाम लोगी? मैं तवील अरसा से खामोश बैठी नहीं रही। अलका अग्निहोत्री ने कहा, मैं अंदर ही अंदर काम करके नागराज के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुकी हूँ। मेरे साथ 6 हमदर्द और मुखलिस लोग भी शामिल हैं जो किसी न किसी तरह नागराज के डसे हुए हैं। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ उम्मीद सी हुई है। तुम पहले शख्स हो जो फ़रार होने के बाद अब तक नागराज से बचे हुए हो। अब तक कोई भी शख्स फ़रार होने के बाद चंद घंटों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सका, और जब तुम्हें नागराज की असलियत मालूम होगी तो शायद तुम खुद ही मेरा साथ देने पर आमादा हो जाओगे। नागराज जहाँ पाकिस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत दे रहा है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओह, उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। तो तुम जानते हो? ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही सुना है, मैंने जवाब दिया। वो नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत नहीं दे रहा, इंसानी बम तैयार कर रहा है। अलका ने कहा, तुम भी एक पाकिस्तानी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से भेजे गए इंसानी बमों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों ख़ुसूसन कराची में क्या तबाही फैला रखी है। सुना है उरूसुल बिलाद खिलाने वाले वो शहर अब शाम तक का अंधेरा फैलने से पहले ही वीरान हो जाते हैं। नागराज महज साधु ही नहीं, वो राह का नहायत ख़तरनाक आदमी है जो कई साल पहले इस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया था। उसने मंसूबे के तहत बड़ी चालाकी से यहाँ कदम जमाए और नाकी झील की पहाड़ियों के पीछे तकरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देने का कैंप तैयार किया। इस कैंप में सिर्फ गोलियां चलाना ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि बड़े साइंटिफिक तरीक़ों से काम लिया जाता है। यहाँ ब्रेन वाशन के रूसी माहिरीन के अलावा इसराइली इंटेलिजेंस मूसाद के माहिर भी मौजूद हैं जो जदीद तरीन टेक्निक्स के ज़रिए दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं।